हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए अरिहंत की बुक, जिससे कि हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 से देखते हैं। इसमें दिया है प्राचीन भारत पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 दिया है वो दिया है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पाषाण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सेकंड। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था इनमें से कौन सी थी। तो सेकंड का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, शिकार अवस्था। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो ये आपके जो बनाए जाते थे वो बनाए जाते पत्थर से। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। प्राचीन भारत में प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो फोर्थ का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कुत्ता। ऑप्शन नंबर आपका बी, कुत्ते को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू या पशु बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो। क्वेश्चन में अगला पांचवा देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। मानव ने आग का प्रयोग इनमें से सबसे पहले किस में किया। तो ये आपका किया है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपका ये आग का प्रयोग किया, जबकि इसकी खोज हुई वो आपकी पुरापाषाण काल में हुई और इसका जो प्रयोग हुआ वो आपका नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था, आग का जो सर्वप्रथम वो युग में कौन से युग में आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो ये आपका हुआ नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। मानव ने कृषि कार्य इनमें से किस युग से आरंभ किया। तो छठवें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में कृषि कार्य को आरंभ किया था मानव ने। क्वेश्चन में अगला सातवां देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तांबा। सर्वप्रथम जो मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन में अगला 8वां देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। मानव ने इनमें से किस फसल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो 8वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा जौ। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। इनमें से नवपाषाण काल युग में चावल की खेती का जो साक्ष्य सर्वप्रथम मिला है वो आपका कहाँ से मिला। तो 9वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, कोल्डी हवा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कास्य काल। कास्य काल। क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 11वां। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। हड़प्पा की खुदाई इसमें से सर्वप्रथम कब हुई। तो 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1921। 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, जबकि 1922 में आपकी मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। इसकी जो खुदाई की है वो आपकी राखाल दास बनर्जी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका इसमें पूछा था हड़प्पा की जो खुदाई सर्वप्रथम हुई वो किस सन में हुई। तो आपकी हुई 1921 में। तो 11वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। इनमें से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था है। इनमें से कौन सा स्थल है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो 12वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न से आपका 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो 13वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने कि 1922 में इसकी खोज की थी या खुदाई की थी। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो आपका हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं, निम्न में से किसका योग इनमें से सही नहीं है? तो इसमें दिया है आपका हड़प्पा का दिया रावी, और जबकि मोहनजोदड़ो आपका सिंधु, कालीबंगा घग्गर, और लोथल का जो दिया आपका सतलज, यही गलत है। लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो 15वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। लोथल है जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें दिया था आपका सतलज जो कि गलत है। तो क्वेश्चन में अगला 16वां देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य इनमें से कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 16वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, लोथल से। गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो आपका लोथल से मिला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 17वां देखते हैं, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? इनमें से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो 17वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 17 का हो जाएगा डी, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले इनमें से दो कहाँ बसे थे? तो 19वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से जो देवता था वो कौन था? तो 20वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, इंद्र। जो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देवता था वो आपके इंद्र थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। 21 में, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी इनमें से कौन थी? ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो इनमें से कौन सी थी? तो 21वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 22, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो 22वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, प्रकृति की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 23, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, शूद्र का। क्वेश्चन में अगला 24 देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से किस वेद में है? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में है, जो कि आपके तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में जो है दोस्तों वो आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जबकि 9वें मंडल में आपका सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में आपका सोम का उल्लेख है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा इनमें से क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो इनमें से थी वो आपकी थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? इनमें से दोस्तों प्राचीनतम वेद जो है वो आपका कौन सा है? तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ऋग्वेद। इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद है वो आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इनमें से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर आपका यजुर्वेद। दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना प्राचीनतम वेद है, जिसमें कि आपका तीसरे मंडल में जो आपका गायत्री मंत्र है, और जो सोम का जो 9वें मंडल में जो आपका सोम का उल्लेख है। तो और जबकि सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। संगीत का उल्लेख जो सामवेद में, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित वेद है। तो इसमें पूछा था इनमें से कौन गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये आपका यजुर्वेद, जो कि यज्ञ से संबंधित है, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, गाय का। क्वेश्चन नंबर अगला 29 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था इनमें से कौन थी? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, सभा।
जो कि सभा जो थी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 30 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया आपका वितस्ता, जो दिया आपका झीलम, और विपाशा जो दिया है वो आपका व्यास दिया है, और परसुड़ी जो आपका रावु दिया है, और कुंभा का जो दिया है आपका सुवास्तु जो दिया है वो आपका जो कि गलत दिया है। कुंभा का जो दिया है वो आपका गलत दिया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कुंभक, इस कुंभा का जो दिया है सुवास्तु वो आपका गलत दिया है, कुंभक। 31 में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इनमें से कौन था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से देवता था जो आपका 31 का ऑप्शन नंबर आपका 31 उत्तर वैदिक काल में आपका प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इनमें से जो था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति। क्वेश्चन अगला देखते हैं 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, लोहा। क्वेश्चन में अगला 33 देखते हैं, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते इनमें से कहाँ से लिया गया है। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग जैन और बौद्ध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, इंपोर्टेंट जो बन सकते हैं। 34 में दोस्तों देखते हैं, 34 में आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है इनमें से कौन है। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऋषभदेव, जो कि आपके जैन धर्म के संस्थापक जो है वो आपके ऋषभदेव है। 34 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, जैन धर्म के 24वें जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर इनमें से कौन से हैं। तो जैन धर्म के जो 24वें व अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 से देखते हैं, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने इनमें से कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा है। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 37 देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न जो हैं वो इनमें से कौन से हैं। तो 37 का हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी कि आपके तीनों के तीनों हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ये आपके सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला 38 देखते हैं, महावीर का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था इनमें से दोस्तों कहाँ हुआ था। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वैशाली, जो कि आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी। इनमें से प्रथम जैन संगति यहाँ कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बी, पाटलिपुत्र। जो प्रथम जैन संगति जो आयोजित की गई वो आपकी पाटलिपुत्र पटना है। ऑप्शन नंबर आपका 40 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 41 में, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। महावीर ने इनमें से दोस्तों किस भाषा में उपदेश दिया। तो आपका दिया है प्राकृतिक भाषा में, महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर आपका है 42 में देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म इनमें से दोस्तों कहाँ हुआ था। तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था, जन्म जो हुआ था वो आपको लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा बुद्ध ने के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में इनमें से क्या कहा जाता है। तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों इनमें से कहाँ पर हुई। तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, बोध गया जो कि उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से दोस्तों कहाँ दिया था। तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सारनाथ में।
क्वेश्चन अगला है 46 में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के इनमें से त्रिरत्न जो हैं वो आपके कौन से हैं? तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बुद्ध, धम्म, संघ। ये तीनों के तीनों है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी ये सभी। क्वेश्चन अगला 47 देखते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश इनमें से किस भाषा में दिए थे? तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर देखते 48 में, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? इनमें से दोस्तों 16 महाजनपदों में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से। 49 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग जो कि आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों 49 में देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है गांधार का तक्षशिला दिया है, और आपका दिया है अंग का चंपा दिया है, और मगध का दिया है गिरिब्रज, और कौशल का जो मथुरा दिया है ये आपका गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बाकी आपको तीनों के तीनों सही है, जो कि आपका चौथा गलत है। कौशल का जो मथुरा दिया है ये आपका गलत है। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आपके मौर्य साम्राज्य और अशोक सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 50 में देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घननंद या घनानंद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना इनमें से जो है वो आपकी कौन सी है? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका इनमें से किसकी रचना है? तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, मेगास्थनीज की। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? तो 54 में देखते हैं हम लोग, इसमें देखो कौटिल्य का दूसरा नाम जो विष्णुगुप्त या चाणक्य है, ये आपका सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये आपका सही है। क्वेश्चन अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। आपके तीनों के तीनों दोस्तों सही है, इस पर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो आपके सभी की सभी सही है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 55 में देखते हैं हम लोग 55 में, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो कौन सी सन में किया था? तो ऑप्शन नंबर 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को इनमें से किसने पढ़ा था? तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 13वें शिलालेख में आपका कलिंग की विजय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम मिलता है? इनमें से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, मास्की में। क्वेश्चन अगला 59 देखते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरामेक में प्राप्त होता है? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, सरेकोना। क्वेश्चन अगला देखते हैं 60 में दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अशोक ने। अगले देखते हैं क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एफसी पैट से प्रारंभ परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं ये आपका देखते हैं 61 में दोस्तों देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का जो वर्गीकरण किया था वो कितने भागों में किया था? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, अशोक ने।
क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से असत्य है। तो 63 में दोस्तों हम लोग देखते हैं, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी आपका सही है। इसमें दिया आपका अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। ये आपके तीनों सही है, तो इसमें से कोई आपका असत्य नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला 64 में देखते हैं दोस्तों, मौर्य काल में बिष्ट किसे कहा जाता था। मौर्य काल में बिष्ट इनमें से किसे कहा जाता था। तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, निःशुल्क श्रम को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं आपका गुप्त साम्राज्य और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित प्रश्नों को। 65 में देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के शासक इनमें से कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया। किस गुप्त शासक को इनमें से कविराज कहा गया। तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया जाता है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं अगला, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री इनमें से फयान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनमें से किस के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, शकों को पराजित करने के। शकों को जब दोस्तों पराजित कर दिया था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग 72 में, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 73 देख, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से जो है वो आपका सत्य है। तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही। उपरोक्त सभी की सभी मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध जो चंद्रगुप्त सेकंड से है, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना वो आपकी कुमारगुप्त ने की, और भारत पर हूणों का जो आक्रमण किया है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ये आपके तीनों के तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को कहा गया जाता है था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को इनमें से क्या कहा जाता था। तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, दीनार। क्वेश्चन अगला 75 देखते हैं दोस्तों, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम इनमें से कब हुआ। तो 75 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन अगला देखते हैं 76 में, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो नमूना है वो इनमें से कौन सा है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है वो आपका कौन सा है। तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ का वो आपका गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना है। ऑप्शन नंबर आपका ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के इनमें से दोस्तों किस काल में चलाए गए थे। तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, गुप्त काल में। तो दोस्तों आपका अगले देखते हैं, हर्षवर्धन या पुष्पभूति वंश से संबंधित जो है प्रश्न को देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी इनमें से कहाँ थी। तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन की दोस्तों राजधानी कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, चीनी यात्री हैंसांग किसके शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री हैंसांग जो किसके शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हैंसांग जो आया था वो आपका हर्षवर्धन के शासन काल में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनमें से किसने की थी। तो आपका 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपकी हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था।
नर्मदा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर इनमें से किस शासक ने हराया था? तो 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो दोस्तों अगले प्रश्न आपके राजपूत वंश से या राजपूत काल से संबंधित है। 82 देखते हैं आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इनमें से गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो की थी वो आपकी किसने की थी? तो आपकी की थी आपकी नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर या प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 देखते हैं दोस्तों, महान प्रतिहार राजा कौन था? इनमें से महान प्रतिहार राजा जो था वो इनमें से कौन था? तो दोस्तों 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिहिर भोज, जो आपका महान प्रतिहार राजा था। क्वेश्चन में आपका 84 देखते हैं, राजशेखर किस प्रतिहार राज्य के शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम राजशेखर प्रतिहार शासक, किस प्रतिहार शासक के जो दरबारी थे वो आपके थे महेंद्रपाल प्रथम। क्वेश्चन में अगला 85 देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारा थी? इनमें से गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवारा थी? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं दोस्तों, 86 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? इनमें से जो 86 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, भरत भट्ट प्रथम। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 87 में, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? इनमें से किस राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन 88 देखते हैं, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका प्रतिहार वंश से संबंधित है या प्रतिहार काल से। 89 में दोस्तों हम लोग देखते हैं 89 में इसमें दिया नागभट्ट जो प्रथम का कालक्रम दिया 730 से 756, और वत्स राज का दिया 775 से 800, और नागभट्ट का जो दिया 800 से 883, और मिहिर भोज का जो दिया 950 से 1000, जो कि आपका गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते, किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? इनमें से किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, भीमराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं दोस्तों, 91 में, गहड़वाल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? गहड़वाल वंश का संस्थापक जो था वो इनमें से दोस्तों कौन था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर आपका ई सही। क्वेश्चन नंबर अगला 92 देखते हैं, गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को इनमें से क्या बताया गया है? तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सूरवंशी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी? इनमें से किसके द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी? तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अजय राज, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किस वंश की सीमाएं सपद लाच नाम से जानी जाती थी? तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौहान। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे इनमें से कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे दोस्तों वो आपके थे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन अगला 97 है, पृथ्वीराज विजय का लेखक इनमें से कौन है? पृथ्वीराज रासो जी अलग है आपकी, जबकि इसमें दिया है पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है इनमें से कौन है? तो 97 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा जयनेक, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसमें देखते हैं क्वेश्चन 98 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इनमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित है? तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए, पृथ्वीराज तृतीय जो 1178 से 1192 जो आपके आप सुमेलित है, बाकी तीनों की तीनों सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, चंदेल वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो चंदेल वंश की जो स्थापना की थी वो आपकी नंदोर ने की थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं दोस्तों, चंदेल किसके सामंत थे? चंदेल इनमें से किसके सामंत थे? तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी, प्रतिहारों के सामंत थे। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम इनमें से किसका था? जैजाक भुक्ति जो इनमें प्राचीन नाम था वो आपका था बुंदेलखंड का। क्वेश्चन अगला देखते हैं 102 में, आला उदल संबंधित थे। आला उदल इनमें से किससे संबंधित थे? तो 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, महुआ से। आला उदल महुआ से संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। तो खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण जो कराया था, इनमें से किसने कराया था? तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, चंदेल राजपूत ने। क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं। परमार राजवंश या परमार वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? परमार वंश का संस्थापक इनमें से जो दोस्तों थे वो आपके थे सियक या श्रीहर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में देखते हैं। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया? इनमें से किस राजा को कविराज कहा गया? तो 105 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परमार राजा भोज को, जो आपका कविराज कहा गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106 में। राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने इनमें से शासन जो किया वो किस पर किया? तो 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धार पर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 107 में। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को इनमें से किसने बनवाया था? तो 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परमार राजा भोज ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन परमार वंश का शासक दोस्तों नहीं था? तो 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, गांगेय देव। ऑप्शन नंबर 108 का सी। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कोकल ने किस वर्ष कलचुरी वंश की स्थापना की थी? कोकल ने किस वर्ष कलचुरी वंश की स्थापना की थी? तो 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 845 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आपकी 109 प्रश्न थे जो कि हम लोग क्लास 1 में देखेंगे। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों हम लोग 2 क्लास में इन प्रश्नों को खत्म करेंगे भारतीय इतिहास का। इस क्लास में टोटल 259 प्रश्नों को होंगे, तो इसमें हम लोगों ने 109 को प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।